यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये ओमेगा L। और अगर याद करो कि L को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द कॉइल। अब बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करता हूं तो L पे क्या असर होगा, L बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस वो बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा। और रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तो बल्ब का ग्लो ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ये हमारे पास क्या कर जाएगी, शाबाश बताओ, डिक्रीज कर जाएगी। जो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है ये हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। जो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है ये हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। ये ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ये हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये नंबर 1। नंबर दो हमारे पास क्या जाता है कि इफ द, अगर हम यहां पर बोलते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, if the frequency of current, if the frequency of the current is increased, तो क्या हो जाएगा? if the frequency of the current is increased, तो बताओ आपके पास यहाँ पर क्या रिजल्ट है, शाबाश बताओ। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट को इंक्रीज कर देंगे तो बताओ ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, शाबाश बताओ। बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट को इंक्रीज करते हो ओमेगा को, दोबारा फिर से मैं क्वेश्चन पूछ, अगर L को आपने चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो L बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ी तो ब्राइटनेस आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे बताओ जरा। आपके बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, शाबाश बताओ। डिक्रीज। बिल्कुल सही, बल्ब की ब्राइटनेस आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास बड़े सिंपल से क्वेश्चन। अब आपको सोचना क्या है कि अगर कैपेसिटर के साथ ऐसा काम किया जाए तो क्या होगा। अगर मान लिया जाए, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है। आयुष आपकी आवाज स्लाइटली ब्रेक होके आ रही है, सर फ्रीक्वेंसी से कैसे वो स्क्रीन कर दो दोबारा। हाँ अच्छा, है ना, हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज हो जाती है, जरा सोच के बताओ। मेरे पास अगर कोई पर्सन ये बोल देता है कि आपके पास x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, इफ z इज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर z को आप कांस्टेंट रखते हो तो सिंपल एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप z को कांस्टेंट रखते हो, जैसे x इज इक्वल टू वाई इंटू 6, अब आप क्या करें बच्चे, यहाँ पर एक टेबल बना लें, इस टेबल के अंदर आप एक तरफ x लिखें एक तरफ y लिखें और इसको बनाना शुरू कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 है तो x भी क्या है बच्चे बताओ, 0। अगर आपके पास y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। और अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। और आपके पास अगर y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। तो बताओ y अगर ये कांस्टेंट है और मैं y को इंक्रीज करना शुरू कर दूं तो x बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। इसी तरीके से मेरे पास किसी इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो ओमेगा इंटू एल, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट को इंक्रीज किया जाए तो आपकी ओमेगा क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी ओमेगा इंक्रीज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर y इंक्रीज हो रहा था, तो आपका एक्सएल यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और किसी भी सर्किट में जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, सर क्या
किसी भी क्या? सर्किट में करंट कम हो रेजिस्टेंस, जाता है किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है। और बच्चे जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस होती है। और ठीक बच्चे है, समझ तो आई स्क्वेयर आर इंटू टी, तो अगर करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कम हो रही है तो डेफिनेटली ये बच्चे के बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक बेटा, यस सर। क्लियर? अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर कैपेसिटेंस के साथ आ जाए, ऑल्टरनेटिंग करंट है और ये बल्ब लगाया हुआ है, मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ और वो ये, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इससे बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। ऐसा करने से बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ओके, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? 1 अपॉन क्या होती है? शाबाश बताओ, 1 अपॉन क्या होती है बच्चे हमारे पास? शाबाश बताओ, सी ओमेगा। और हमारे पास सी की वैल्यू किसके बराबर है? बताओ शाबाश। सी आपके पास किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ने से एक्सी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर एक्सी आपके पास कम है यानी रेजिस्टेंस कम है तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क, और अगर क्लियर है तो हम यहाँ पर इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। शाबाश बताओ। से क्लियर। क्लियर, ओके। ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हम आगे की तरफ को लेके चल रहे थे। ये तो हमने पिछला जो कल किया ये उससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स है। हम कल डिस्कस कर रहे थे बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को, और हमारे पास वो कौन सा सर्किट था बताओ बच्चे? LCR सर्किट। हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे LCR सर्किट। ये LCR सर्किट के हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा। LCR सर्किट की वजह से हम बॉम्ब्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, हम LCR सर्किट की वजह से टेलीकम्युनिकेशन कर पाते हैं, रेडियो चैनल्स को पिकअप कर पाते हैं। तो हमारे पास ये LCR सर्किट के अंदर होता क्या? ये हमारे पास एक LCR सर्किट ऐसे बन जाता है। इस LCR सर्किट के अंदर हमारे पास एक तरफ अगर बोला जाए हमारे पास, तो एक तरफ हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई जाती है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाती है? कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है। बहुत सिंपल है इसको समझना। फिर हम एक इंडक्टर लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? लास्ट में कैपेसिटर, ताकि करंट को ग्रो होने में और करंट को डिके होने में जरा भी टाइम ना लगे। और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाती है, यह हमारे पास यहाँ पर एक इंडक्टर आ गया, और लास्ट के अंदर बताओ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? शाबाश बताओ, एक कैपेसिटर आ गया। ये मेरे पास आ गया R ओम, ये मेरे पास आ गया L हेनरी, और लास्ट मेरे पास क्या आ गया? C फैरेड आ गया। अगर आप ये H ओम और ये छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए अपने हिसाब से देख लो। यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमारे पास यहाँ पर ये करंट आपके पास क्या हो जाता है? ग्रो कर जाता है। ये करंट हमारे पास यहाँ पर ग्रो कर गया, ये करंट हमारे पास यहाँ पर ग्रो कर गया। अब ध्यान से समझते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर जो भी करंट चलेगा वो वोल्टेज के साथ चलेगा। एक तो इसे सीरीज है तो तीनों के अंदर करंट हमारे पास क्या चलेगा? आपके पास आई, ये भी हमारे पास आई चलेगा, और हमारे पास सेम वैल्यू का करंट चलेगा और ये भी मेरे पास आई। लेकिन जरा ध्यान से अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट में दोनों के अंदर जीरो फेज डिफरेंस,
अगर हम इंडक्टर की बात करें तो करंट बाद में 5/2 आता है, पहले अपोजिंग ईएमएफ डेवलप हो जाती है। और अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो उसके अंदर 5/2 करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे। जहाँ पे नीला कलर वोल्टेज का है और बच्चे हमारे पास जो ब्लैक कलर है वो हमारे पास करंट का है। तो ये करंट मेरे पास आई आ गया, ये भी मेरे पास आई आ गया और ये भी आई आ गया। ये मेरे पास क्या है बच्चे, वी आर। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वी एल। और यहाँ पर मेरे पास ये किसके बराबर है, वी सी। तो मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास आ गया वी आर, फिर हमारे पास वी एल और तीसरा वी सी। ये तीनों की तीनों चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखना, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने कल देखा था। ये 90 डिग्री आगे चलता है, ये 90 डिग्री पीछे चलता है। और लास्ट वन बच्चे हमारे पास, यहाँ पर ये चीज हमारे पास कैसे होती है बच्चे, आपके पास ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के अंदर 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब एक बात बच्चे यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो, और वो पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर मान लिया जाए कि मैं आपको यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि इस केस में ये वी आर, वी एल और वी सी, क्या इन तीनों को ऐड करके आपके पास V के बराबर हो पाएगा? क्या ये V के बराबर हो पाएगा? यस सर। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आपको ये बोलना चाहिए सर वी आर वेक्टर फॉर्म, वी एल वेक्टर फॉर्म और वी सी वेक्टर फॉर्म। इन तीनों का बच्चे हमारे पास सम जो है आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? ये फेजर्स सर फिर से इनको रिपीट करना। मैं आपको सारा रिपीट करूंगा बच्चे, सब बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर वोल्टेजेस और करंट कभी भी बच्चे डायरेक्ट मत ऐड कर दे। भगवान का वास्ता बच्चे, तुम्हें पाप लगेगा, श्राप लगेगा बेटा यस सर। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे। क्योंकि वेक्टर यहाँ फॉर्म पर होते हैं। वोल्टेज क्योंकि यहाँ पर मैक्स देखो ना, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर ऑल्टरनेटिव करंट नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा बेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम इसको वोल्टेज को स्केलर मान के चल रहे हो। टीचर ने आपको बोला नेट वोल्टेज निकालो, आपने फटाक देनी दोनों को ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पर ये तीनों वोल्टेजेस ऐसे ऐड नहीं होंगे। अब देखो कैसे, ये VL और VC, ये दोनों वोल्टेजेस को अगर आप वेक्टर मानोगे तो दोनों के बीच का एंगल कैंसिल। ना देखो, बिल्कुल तू बोल रहा है सही। कैंसिल करने के, कैंसिल पूरा मत बोल, बोल कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, वो तो तब होगा ना जब, और जो 180 डिग्री के एंगल पे देखो देखो कैंसिल तो तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस हाँ या सर, ना? मैग्नीट्यूड सेम हो गया। यस सर, मैं तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ, 180 है। तो ये दोनों वेक्टर्स बच्चे एक दूसरे के साथ बच्चे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, पर अगर हुआ तो अलग बात है। और फिर इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा VL और VC का, वो किसके साथ जाकर ऐड हो जाएगा, VR के साथ। तो वो हमको अब समझना है। यही अगर तुमने सीख लिया आज, ये आपका चैप्टर का, मैंने आपको क्या बताया। सर VR के साथ भी 90 पे ऐड हुआ ना? हाँ वो एक अलग इशू वाली बात, मैं अभी VL और VC की बात कर रहा था, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैं फाइनल आंसर नहीं दे रहा था बच्चे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि ये VR, VL और VC, इन तीनों को अगर ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल VR और VC को आप क्या करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है तो इनको माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को, जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसको वेक्टर एडिशन करेंगे VR के साथ। पर प्रॉब्लम ये है करें कैसे, मैं समझाता हूँ कैसे करें। अब नेक्स्ट डायग्राम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करें। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे क्या रट्टा मार के जाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर देख लेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ और मैक्सिमम बच्चे रट्टा लगा कर जाते हैं। फोकस करें। मेरे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आपके पास Y और ये हमारे पास X है, ये Y और X है, ये हमारे पास Y और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, X है। और फोकस करना यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, इसके ऊपर फोकस करना। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से मैं एक काम करता हूँ, इनको स्ट्रेट लाइन रहने, ये मैं स्ट्रेट लाइन रहने, बाकियों पे एरो बना लेता हूँ, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर मैं करंट को एक पॉइंट पर रख लेता हूँ,
क्योंकि करंट तीनों के लिए क्या है आपके पास कॉमन है। अब मैंने यहाँ पर करंट को ये कर दिया ड्रॉ, ये आ गया करंट, ये आपके पास क्या आ गया करंट आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया आपके पास करंट आ गया, ये आई आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया करंट। नेक्स्ट में अगर ये हमारे पास यहाँ पर करंट है तो वी आर वोल्टेज इस डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना। Yes, sir. ये हमारे पास वी आर वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर वी आर वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि वी एल कहाँ की तरफ को हो जाएगी, ऊपर. तो वी एल अब आपके पास ऊपर चली जाएगी। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वीसी, वीसी VC कहाँ पर आ downward. जाएगी नीचे। ये पॉइंट हमने देखा, ये पॉइंट हमने यहाँ पर देखा। ओके, अब फोकस करते चलें। ये वी एल वी आर, दिस इज वी एल, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया वीसी आ गया। और वी एल और वीसी के बीच में एंगल कितने का हमारे पास 180. और आई हमारे पास यहाँ पे करंट है। आई अब मेरे पास यहाँ पे करंट है। अब देखना है क्या वीएल बढ़ा कि वीसी बढ़ा, जरा सोचते हैं, जरा फोकस करते हैं हम कि क्या चीज बड़ी हो सकती है। वैसे आप एक अजम्पशन से भी चल सकते हो कि वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। क्यों 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 उसकी वोल्टेज बड़ी होगी, आप बोलोगे रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस एसी में सबसे ज्यादा है, हाँ या ना। इंडक्टर एसी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, बताओ। इंडक्टर बहुत बुरी तरीके से एसी का एंटी है। देख, रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता नहीं, कैपेसिटर एसी को पास कर देता है। इस वजह से एक और बात ध्यान रखना, अब याद है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है कैपेसिटर का, हाई पास फिल्टर। क्या नाम है बच्चे, बताओ, शाबाश। High pass. क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। और इसी लॉजिक से बताओ इंडक्टर का क्या नाम होना चाहिए, बताओ, शाबाश। Low pass लो filter. पास फिल्टर। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको एंटी कौन नजर आएगा, तो आपको इंडक्टर। और कैपेसिटर में से तो आपको लगेगा यार इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज भी ये ज्यादा लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव वी एल ग्रेटर देन वी सी, क्योंकि ये ज्यादा ही कुछ एंटी है, ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये करंट को बच्चे रोकने की कोशिश करते हैं। तो अब ये VL अगर ग्रेटर देन VC है तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, शाबाश कोई बच्चा बताओ। VL के डायरेक्शन में हो जाएगा. और क्या होगा रिजल्टेंट, VL माइनस VC। VL माइनस VC। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास आ गया VL माइनस VC, क्यों किया भाई, क्योंकि VL इससे बड़ा था। जो नेट वोल्टेज है, अब बताओ वो करंट से अब आपके पास ये VL माइनस VC, और दूसरी वोल्टेज कौन सी है, शाबाश बताओ मेरे पास, VR. अब बताओ कि इन दोनों का हमारे पास कौन सा एडिशन हो जाएगा, वेक्टर। Vector. और ये वेक्टर, हमारे right. पास इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा, ये बात। और हमारे पास यहाँ पर ये कितने के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो। सो दिस इज अ VL VL माइनस माइनस VC का होल स्क्वायर इनटू। प्लस VR। और जो नेट वो, अब देखो अब आई बात कुछ समझ में कि कभी भी कोई बच्चा अगर नेट वोल्टेज निकालने बैठेगा भाई, इसमें गड़बड़ होनी ही होनी है। और पता है क्यों गड़बड़ होनी है, क्योंकि बच्चा ये सोचेगा वोल्टेज को तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, वोल्टेज को तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, और यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। जी बोलो लोकेश। सर VL माइनस VC समझ नहीं आया सर। एक सिंपल सी बात है, इस सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस को ना एसी से फर्क पड़ता है ना डीसी से। आपका जो इंडक्टर है वो आपकी एसी को पास करता है कि डीसी को पास करता है, सर इस DC को। तो वो इंडक्टर बच्चे इस रेजिस्टेंस को रोकेगा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, कैपेसिटर क्या एसी को रोकेगा कि पास करवा देगा, सर पास करा देगा। पास करवा देगा। अब बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है लड़के, बता, V इज इक्वल टू IR। IR। अब एक बात बता, यहाँ पर इसको तो मारो गोली, इसको तो साइड करो रेजिस्टेंस को। इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर सेम करंट चल रहा है कि डिफरेंट करंट चल रहा है, सर सेम करंट। और किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंडक्टर की या कैपेसिटर की, एसी को। सर इसकी इंडक्टर की। तो इसका मतलब वोल्टेज किसके अक्रॉस ज्यादा हो जाएगी, इंडक्टर की कि कैपेसिटर की, सर इंडक्टर के। इसलिए VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है,
इसलिए क्लियर है सर, ये ठीक सर। है, इसलिए VL इज ग्रेटर देन VC, ये आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर नेट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ। यहाँ पर मेरे पास नेट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ। अंडर अ रूट ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ। VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास VR का स्क्वायर। नंबर 1, ये बात ध्यान रखना, ये LCR सर्किट। नेक्स्ट वन, फोकस करना। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ, कौन किसको लीड कर रहा है आपके पास, बताओ। वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रहा है। लीडिंग करंट बाय एंगल। वोल्टेज लीडिंग, वोल्टेज आपके पास लीड कर रही है बच्चे। वोल्टेज लीडिंग करंट बाय एंगल फाइव। और इसकी वजह क्या पता है बच्चे, क्योंकि सिस्टम में कौन डोमिनेटिंग है, इंडक्टर। सिस्टम में कौन डोमिनेटिंग है बच्चा, हमारे पास इंडक्टर, इसलिए वोल्टेज लीड है। यानी कि हम अगर सोच के देखें तो ये जो आपका जो सर्किट है, ये इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कभी कोई कैपेसिटर भी सिस्टम को डोमिनेट कर सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? अगर डीसी करंट, नहीं, डीसी करंट क्यों भेजना है, लो फ्रीक्वेंसी का करंट भेज दो, ऐसे बोलो। हाँ आप ऐसा बोलो कि हम लो फ्रीक्वेंसी का क्या भेज लो देते, frequency। करंट भेज, बस काम खत्म हो जाएगा आपके पास। तो हमारे पास सर यहाँ बोलो। सर एलसीआर सर्किट में कोई ऐसे मतलब नेसेसिटी नहीं है ना कि पहले देखो आपकी रेजिस्टेंस आवाज आधी अधूरी आ रही है आज। आ रही है हाँ बोलो। सर। एलसीआर सर्किट में ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं है ना कि पहले रेजिस्टेंस आएगी फिर इंडक्टेंस फिर कैपेसिटेंस। बिल्कुल मतलब नेसेसिटी है, बिल्कुल नेसेसिटी है। पहले रेजिस्टेंस आएगी, फिर इंडक्टर और फिर कैपेसिटर, बिल्कुल नेसेसिटी है। किसी और ऑर्डर में लग जाए तो कैसे, मतलब कुछ वैसा बन आप सकता खुद है? सोचो ना बच्चे, आपके पास और ऑर्डर के अंदर लग जाएगा तो इंडक्टर ही पहले लग गया। आप सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो कि कम करना चाहते हो? बढ़ाना चाहते हैं। फिर बच्चे, आप इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता भी है कि वो एसी को रोकता है, फिर आप उसको उसके अंदर लेके जा रहे हो, हाँ या ना? और इंडक्टर को लास्ट में लगा देते। नहीं, इंडक्टर को लास्ट लगाओगे तब भी दिक्कत है, और बच्चे करंट को पीछे सर्किट पूरा कंप्लीट होने में दिक्कत देगा, इसलिए बीच में लगा देते हैं, आया ना? सर बीच में भी तो उतनी दिक्कत देता होगा। नहीं, इतनी दिक्कत नहीं देता, क्योंकि लास्ट में कैपेसिटर लगा हुआ है, वो करंट को खींच लेता है, क्योंकि वो हाई पास है, वो करंट को अट्रैक्ट कर लेता है कैपेसिटर। ठीक है सर हाँ, ठीक है सर। ठीक है। फिर तो नाम भी सीक्वेंस में होना चाहिए था, एलसीआर नहीं अब होता। यार नाम ने क्या रखा है, लड़के किसी नाम का किसी आदमी का नाम बहादुर सिंह है, हाँ, और वो बंदा जो है बच्चे किसी भी कुत्ते को देख के डर जाता है, तो बोले क्या तेरा नाम शेर सिंह बहादुर रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ, नाम में क्या रखा है, ठीक है। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड लगाना। हम्म। सर अगर इसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए? बेटा देखो, करंट की डायरेक्शन अगर आप चेंज करोगे तो फिर आपको R यहाँ पे लगाना पड़ेगा, L यहाँ पर और C यहाँ पर, ठीक है बेटा? जी सर। ये ऐसे ही लगता है बच्चे, ठीक है, ये ऐसे ही लगता है, RLC ही होता है टेक्निकली, ठीक है। जी सर, क्लियर है सर। सो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, और हमारे पास सर्किट में करंट कितना चल रहा है बच्चे, I चल रहा है। अब आगे की स्टेप को जरा ध्यान से देख, यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ वोल्टेज नेट, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, करंट I, और अब रेजिस्टेंस नहीं आएगी, आपके पास टर्म आएगी Z। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये नया पॉइंट आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, वेयर Z इज नोन एज टू बी द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, शाबाश बताओ, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यूनिट इसके बच्चा हमारे पास ओम है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एक टेक्निकल नाम दिया जाता है बच्चे फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट। इसकी यूनिट ओम है, नंबर 1। नंबर 2, the inverse of the impedance is known as to be A, and A is known as to be the admittance of the AC circuit, the admittance of the AC circuit, और इसकी यूनिट क्या होती है, महो या ओम इनवर्स। अब फोकस करना, यहां पर मेरे पास वोल्टेज आ गई, वोल्टेज आपके पास किसके बराबर आ गई, VL माइनस ऑफ VC का होल स्क्वायर
प्लस ऑफ मेरे पास वी आर का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ, आपके पास यहाँ पर करंट आ गया I और ये मेरे पास आ गया Z। अब V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है I R, तो हमारे पास I इंटू XL माइनस I इंटू आपके पास XC इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ इंटू I स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आ जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू Z। यहाँ पर सब में से लेफ्ट हैंड साइड में से भी I बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी I है, तो जो रूट में से I बाहर निकल जाएगा। Therefore, impedance of LCR circuit, the impedance of LCR circuit, the impedance of the LCR circuit, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थोड़ी अलग तरीके से निकलती है एंड दिस इज गिवन बाय आपके पास XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा R का स्क्वायर, ये आपके पास Z आ जाएगा। दिस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ XL आपके पास क्या ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, जहां पर ओमेगा हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द इम्पीडेंस। अब ये रिजल्ट आपके बहुत काम आने वाले, ये रिजल्ट आपके बहुत रियली काम आने वाले कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट, और इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनते इम्पीडेंस। इस स्लाइड में से अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। इस स्लाइड में से कोई चीज आपने पूछनी हो तो आप मुझसे सर बोलो, शाबाश। सर ये थोड़ा रिपीट कर सकते हो सर, कनेक्शन बोलो क्या पूछना है इसमें से। रिपीट कर सकते हो थोड़ा। अच्छा रिपीट करना है। ओम्स लॉ पता है बच्चे आपको? सर मेरा कनेक्शन टूट गया था सर। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको। ओम्स हाँ लॉ जी सर। बिल्कुल, तो ये ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है। नेट वोल्टेज हम पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं, हाई है ना? जी सर। नेट वोल्टेज हम जी पिछली सर। स्लाइड निकाल चुके हैं, ये नेट वोल्टेज है। और वोल्टेज किसके बराबर होती है आपके पास I इंटू आर, और AC सर्किट में R को अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इम्पीडेंस से। नेट वोल्टेज आपके पास ये आ जाएगी। वोल्टेज को किसके बराबर होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस XL, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस XC, V इक्वल टू IR लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस IR, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसमें से ये I और ये I कॉमन निकाल, तो ये सब कुछ आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर I का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू IZ, तो I से I कैंसिल, तो आपके पास इम्पीडेंस आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ, इम्पीडेंस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल। अब हमारे पास इम्पीडेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यह आगे चल के भी पता लगेगा। नेक्स्ट सर बोलो। सर ये मतलब इस टॉपिक का नहीं, मेरे को एक चीज पूछना है सर। जैसे आपने बिहेवियर ऑफ AC थ्रू कैपेसिटर और रेजिस्टेंस करा दिया था ना सर, इंडक्टेंस वाला भी आपने वो डाला है क्या क्या मतलब? रिकॉर्ड? हाँ वो बच्चे रिकॉर्डेड सारे लेक्चर वहीं पर है बच्चे। ओके। सिर्फ एक लेक्चर जो था किसी और लैपटॉप से लगाया गया था, वो रिट्रीव नहीं हो पाया, बाकी सारे के सारे बच्चे हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल, हमारे पास अब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास R का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर अब आपको ये खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये ट्रायंगल अब आपको याद भी रहना चाहिए। हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर जिसका एंगल हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, थीटा के बराबर। इसका एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलूं तो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर हमेशा XL माइनस XC, यानी कि इसके इस लाइन के ऊपर हमेशा रिएक्टेंस रहेगी। आपके परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगी, रिएक्टेंस या नेट रिएक्टेंस। और जो इस ट्राइंगल का बेस होगा
वो हमेशा Resistance. आपके पास रजिस्टर, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन। और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास z, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस, या हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस। और इसका जो एंगल हमारे पास बन रहा है, इसका जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये वाला, ये हमारे पास फेज एंगल। और ये फेज एंगल क्या है, ये वही चीज हम पहले भी कर चुके हैं, याद देखो, ये देखो, ये वाला, ये फेज एंगल है। एक्चुअल के अंदर अगर आप इसको ए, ओ और बी को देखें तो ये ट्राइंगल भी एक तरीके से कौन सी ट्राइंगल है, शाबाश बताओ, Right angle triangle. और ये भी इम्पीडेंस ट्राइंगल का ही आपके पास हिस्सा है, ये बात ध्यान रखो। अब बेटा मैं आप में से वो बच्चे जो एम्बिशियस बच्चे हैं, ये तो अभी हम स्कूल के हिसाब से करें, तो बेटा एक बात बताओ, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो, जब आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, Complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आर्गेन डायग्राम किया हुआ है आपने। यस सर। अब आर्गेन डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, रियल या वर्चुअल, इमेजिनरी, किसको, रियल रियल Real. और वाई वाली किसको रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी Imaginary. अब ध्यान से समझिए, मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो स्कूल का पार्ट नहीं है, वो स्कूल का पार्ट नहीं है। मैं उसको कभी टाइम होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा, फिलहाल मैं स्कूल का सिलेबस करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे मैं आपको बता दूं कि इम्पीडेंस किसके बराबर होती है, याद रखना, इम्पीडेंस बच्चे हमारे पास हो जाती है आर। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बोलते हैं, हाँ या ना, Yes sir. यस सर। और अगर मैं लिखूं a प्लस ऑफ आयोटा इंटू बी, बताओ इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर B square. B अंडर square. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। B और square. अब ध्यान से समझना, जो आपका एसी सर्किट की इम्पीडेंस होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वो बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस आर प्लस ऑफ आयोटा इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज, ठीक है। अब जब कभी टाइम आएगा तो मैं और ज्यादा डिटेल के अंदर इसके बारे में बताऊंगा और ज्यादा, फिलहाल आप इस बात को लेके अम्यूज रहना, सर हम हमें क्या बताने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये रिलेट, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत पास है, आपको ये बात शायद पता हो ना हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत पास है। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से जानते हो तो फिर इसके मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम आपके लिए बच्चों का गेम है। फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के स्कूल में एग्जाम है। ओके, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल आ गया, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, फेज एंगल। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, फेज एंगल। और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चीजें बताने वाला हूं जिसपे फोकस करना, जिसपे ध्यान देना। सपोज कि टीचर मुझे आरएल सर्किट बोलता है, क्या बोलता है, शाबाश बताओ, आरएल सर्किट। RL circuit. अब टीचर मुझे आरएल सर्किट देगा, आरएल मतलब यहाँ पर मेरे पास Resistance और inductance. इसको चौक कॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, चौक कॉइल। ये ऐसा सर्किट करंट को कंट्रोल करने के काम आता है, इसमें करंट की ग्रोथ रोका जाता है। घर में ट्यूब लगी है, घर में ट्यूब में चौक कॉइल, यही चौक है, इसको चौक सर्किट, चौक चौक मतलब रोक देना। तो ये बच्चे चौक कॉइल भी होती है, और ये बच्चा हमारे पास है। अब बच्चा बोलता है सर मैं डिटेल में स्टडी करूं, मैं बोलूं कुछ नहीं करना, बड़े आराम से देखना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ पर आपके पास इम्पीडेंस कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक है, लग गया पता, लग गया पता, इस Yes, sir. रिलेशन से आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप टीचर आपको बोलेगा इम्पीडेंस ट्रायंगल बताओ, क्या बताना आपने, इम्पीडेंस ट्रायंगल। Impedance triangle. इसके बेस में हमेशा और- रेजिस्टेंस है, और ये एंगल मेरे पास फाई है, और ये एक्सएल है, और ये इम्पीडेंस है। यहाँ पर अब फोकस करना, फोकस करना, फिर फोकस करना। जो भी बच्चे करंट और वोल्टेज का फेज होता है वो टेंजेंट से दिया जाता है, टेंजेंट फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे लगाया जाए तो टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर है, XL by R. और एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल। तो ये हमारे पास ओमेगा एल अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ,
हमारे पास कितना आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन, तो हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट और इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आपके पास आर आ जाएगा। यह हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। यह हमारे पास पहली चीज आ गई बच्चे, याद रखना। यह हमारे पास दूसरी चीज आ गई, ये तीसरी। अब ये डिसाइड करना है कौन आगे चलेगा कौन पीछे, ये कैसे पता लगेगा? कोई बच्चे को आइडिया है कि कौन आगे चलेगा? क्योंकि सिस्टम में इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो वोल्टेज आगे चलेगी और करंट क्या चलेगा? वोल्टेज आगे चले। पीछे। बिल्कुल, ये दिमाग लगाने वाली बात है। अब ये हमारे पास, अब कोई बच्चा बोलता है सर नहीं पता लग रहा, तो उसको फिर डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि भाई दोनों में करंट चल रहा है सेम, तो करंट आ गया सेम। अब हमारे पास एक में वोल्टेज चल रही है, आपके पास कौन सी बच्चे, ये वी आर, और दूसरे में आपके पास कौन सी चल रही है बच्चे, हमारे पास ये वाली। यस। तो ये आपके पास VL है, ये मेरे पास VR है, और ये करंट आई, तो नेट जो वोल्टेज होगी वो तो बच्चे आपके पास एंगल फाई से आगे चलेगी, तो वोल्टेज लीड कर जाएगी। और नेट वोल्टेज भी किसके बराबर है यहाँ पर, VL प्लस VR है, नहीं VL का स्क्वायर प्लस ऑफ VR का स्क्वायर। ये चीज बहुत पंगे है, एक पंगा नहीं है। तो हमारे पास अगर वोल्टेज लगती है V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आपके पास यहाँ पे करंट किसके बराबर आ जाएगा, V0 अपॉन Z, क्योंकि बच्चे वोल्टेज अपॉन Z, पीक वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर साइन ऑफ, अब करंट पीछे चल रहा है तो ओमेगा टी माइनस ऑफ, माइनस, and this I is equal to V0 under root of omega square L square plus of R का square sin of omega t। अब बताओ फाई को आप क्या लिख दोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, क्या लिखोगे बच्चे, ओमेगा एल अपॉन आर। ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपके पास फाई की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा एल अपॉन आर। तो अगर मुझे, मैंने क्या बोला, अगर आपको LCR सर्किट की क्लैरिटी है, आप कोई भी सर्किट पढ़ सकते, ये मेन पॉइंट है LCR सर्किट को पकड़ना। इम्पीडेंस ट्राइंगल मेन पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों मेन पॉइंट है, इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन बने। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से आपका अगर मैं RC सर्किट बनाऊं, कोई बच्चा दिमाग लगाए जरा। अब ये RC सर्किट बनाना, LC सर्किट हम करंट लीडिंग होगा, वोल्टेज पीछे चलेगी, अब करंट वोल्टेज आगे लीडिंग। चलेगी। बिल्कुल, अब देखो, अब समझ में आना शुरू हो जाता है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, और मेरे पास यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। मेरे पास V इज इक्वल, ये R है, ये C है। यहाँ पर आपके पास नेट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी बताओ, अंडर रूट ऑफ, तो VC का स्क्वायर प्लस ऑफ VR स्क्वायर। यहाँ पर इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगी जरा बता दो, अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, XC का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। यहाँ पर XC का मतलब कितना है, 1 अपॉन C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाइए। अगर मैं इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाता हूं तो मुझे क्या चीज पता लगती है जरा बताओ। अब कायदे से तो यहाँ माइनस XC है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ये XC आ जाएगा, ये R आ जाएगा, ये Z, और ये एंगल आपके पास फाई है। ये एंगल हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो ये हमारे पास पहली चीज आ गई, ये मेरे पास दूसरी चीज आ गई, और ये मेरे पास तीसरी चीज। अब बताओ, आपके पास करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई, करंट लीड्स, करंट अब आगे चला जाएगा क्योंकि कैपेसिटर डोमिनेटिंग, करंट लीड्स वोल्टेज बाय, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाई। अब ये एंगल फाई कैसे निकालोगे जरा बताओ, टेंजेंट ऑफ फाई, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, XC अपॉन R, और 1, और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन R ओमेगा C। और इसमें LC सर्किट स्टडी नहीं होता है, वो एक अलग तरह का सर्किट है, उसको टैंक सर्किट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने वाला सर्किट है, वो इसमें नहीं आता। तो ग्राफ में उल्टा ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल। हाँ, पर हम बच्चे इग्नोर करते हैं, मेरे बच्चे हम इग्नोर करते हैं इसके लिए, ठीक है, हम बहुत सिंप्लीफाइड करते हैं। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो बताओ आपका करंट किसके बराबर आ जाएगा, V0 अपॉन Z, अभी मैं Z लिख देता हूँ, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई,
तो फाई की जगह बताओ अब आप क्या लिख सकते हो, शाबाश बताओ। ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। तो फाई की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, tan inverse of टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ओमेगा सी आर, ये हमारे पास आ गया। बस इतनी सी चीज। एलसी सर्किट एक अलग तरह का सर्किट है जिसको हम बात के अंदर देखें। ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज हो जाती है बच्चा, आपके पास आरसी सर्किट आ गया। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, देख बच्चे, ये वाला कि इससे पिछला बेटा, इससे पिछला वाला। ये सर सर एक चीज, एलसी सर्किट में वी लीडिंग होगा ना? इसके आंसर्स अभिषेक तुझे तब पता लगेंगे जब अगर तुम ये बात समझो कि Z इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस आयोटा रिएक्टेंस। तो कायदे से जो रिएक्टेंस है वो रियल आपके पास चीज है कि इमेजिनरी चीज है? इमेजिनरी है। तो इसलिए दो इमेजिनरी चीजें मिलकर हम उसकी एनालिसिस अलग ढंग से करते हैं, ठीक है, इस वजह से। सर मैं ग्राफ से देख रहा था, जैसे आपने ग्राफ नहीं, में वो अलग चीज है, वो नहीं हो पाएगी बच्चे, नहीं हो पाएगी, वो पंगे हो जाएंगे। वो आपके पास ऐसा हो जाएगा कि आपने चाकू से किसी पर्सन को सब्जी काटते हुए देखा और आप उसको नारियल को भी काटना शुरू कर दो, वो बच्चे फ्यूटिल हो जाएगा, वो आपका किसी एफर्ट में नहीं आएगा। जी बेटा, देख लिया बेटा तूने? जी सर। पक्का श्योर? सर ये यहाँ पे आप किस रिएक्टेंस इंडक्टिव कौन से रिएक्टेंस? आवाज बहुत क्रैक कर रही है बच्चे, बहुत क्रैक कर, बोल बोल बोल, सर यहाँ पे आप कौन सी रिएक्टेंस की बात कर रहे हो? क्या बच्चे? सर बोल रहे हैं यहाँ पे आप कौन सी रिएक्टेंस की सर बात कर समझ रहे गया हो? मैं, जो भी सर्किट के रिएक्टेंस, जो भी सर्किट के रिएक्टेंस, हाँ समझ गया मैं सर। एलसी में तो दोनों ही वो हो जाएंगे रिएक्टेंस। दोनों इमेजिन, तो फिर आप उसको ऐसे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल? सर ये हाँ, सर, ठीक ट्रायंगल है, वाला समझ- क्या आप समझा रहे थे, आपकी उल्टा ट्रायंगल सर, वो मुझे समझ नहीं आया। वो बच्चा बोल रहा था कि कायदे से सर आपको जो है ना एक्सी नीचे लेना चाहिए था। क्यों एक्सी नीचे लेना चाहिए था? क्योंकि जहां पर भी हमने वीसी को बनाया वो कहाँ पर बनाया बच्चे, नीचे बनाया, आया ना? जी सर। तो वो ये बोल रहा था कि सर आप वीसी को नीचे ले लीजिए तो वो करंट के पीछे चला जाएगा, यानी कि आप उल्टा ट्रायंगल, उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हाँ जी तो बोलते हैं कि होता तो है लेकिन बनाते नहीं है टीचर लोग, ठीक है, ठीक वो है। सीधा ही बनता है आपके पास न्यूमेरिकल्स। कंसीडर एन एल आर सर्किट, कंसीडर एन एल आर सर्किट। मेरे पास यहाँ पर एक एल आर सर्किट है जिसके अंदर एल की वैल्यू 1 अपॉन पाई हेनरी है एंड रेजिस्टेंस, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है बच्चे हमारे पास, एंड द रेजिस्टेंस इज ऑफ 100 ओम, ये हमारे पास 100 ओम है। व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड टू, दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू, यहाँ पर जो सर्किट है इसको कनेक्ट किया गया बच्चे हमारे पास 220 वोल्ट। अब ये आरएमएस है, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एंड द 50 हर्ट्ज। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन, वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन। यहाँ पर मुझे बताना है कि कितना करंट इसमें से निकला। सॉल्यूशन, क्या गलतियां करोगे और कैसे बचोगे? ये मेरे पास ए का आर और आपके पास यहाँ पर एल, आपके पास स्ट्रक्चर है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर एसी आ गया। ये मेरे पास एल आपके पास, सॉरी, ये मेरे पास ए का आर आ 100 गया ओम। और दूसरा एल आ जाएगा। ये 220 आपके पास क्या है, वी आर एम एस, याद रखना बच्चों, ये 220 रहती है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, 50 आपके पास हर्ट्ज के बराबर है। तो ओमेगा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई एफ, यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास ओमेगा है। अब टीचर मुझे बोलता है कि यहाँ से करंट कौन सा आएगा, तो करंट कौन सा आएगा बच्चे बताओ जरा, आई आर एम एस। तो वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड बोले तो हमारे पास इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस कैसे आएगी जरा बता दो, अंडर रूट ऑफ आपके पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर, और एल स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन पाई का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का स्क्वायर
तो मतलब आपके पास 100 का स्क्वायर, Square। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, पाई स्क्वायर कैंसिल, तो 100√2 आपके पास ओम आ जाएगा। तो बताओ VRMS कितने के बराबर है, तो 220/100√2। तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, ये हमारे पास करीबन आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, ये 1 0 ये 0, 2.2/√2 या फिर 1.1√2 एम्पियर का बच्चा आपके पास यहाँ पर RMS। लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ओरिजिनल बुक में यहीं तक है, पर मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। कैसे, अब मेरे को टीचर बोलता है कि मुझे पीक वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू कैसे निकालोगे, आई नो, ये पीक वैल्यू आपके पास क्या होती है, √2 होती है। इंटू IRMS, और हमारे पास 1.1√2 इंटू √2, तो आपके पास 2.2 कितने के बराबर आ जाएगी, 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट टीचर यहाँ पर मुझे फेज एंगल भी पूछता है, करंट और वोल्टेज का, फेज एंगल करंट और वोल्टेज का, तो टेंजेंट VL/R। और ये हमारे पास ओमेगा L/R, yes। और आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई ओमेगा, तो 100 पाई और L 1/पाई और रेजिस्टेंस ये 100 है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, तो फाई इज इक्वल π/4। 5/4। अभी टीचर करंट की इक्वेशन निकालने को बोलेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, LR है तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 5/4, ये माइनस ऑफ मेरे पास क्या है 5/4, और I इज इक्वल टू I0 यानी कि 2.2 साइन ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ 5/4, और ये हमारे पास इसका आंसर है। सर यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि आपके पास LR सर्किट में करंट लैग कर जाता है और बच्चा आपके पास वोल्टेज आगे चलता है। ये आपको मैंने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन करके बताया कि पूरा क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे तैयार होता है। सर 1 मिनट पिछली स्क्रीन देख। ठीक है सर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन चलिए। सो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, नेक्स्ट फिर हमारे पास देखो बेटा, मैं न्यूमेरिकल साथ साथ में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के स्कूल के अंदर पेपर है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर लगा कर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। हमारे पास नेक्स्ट का बच्चा, हमारे पास एक कॉइल बच्चा हमारे पास, अब देखना क्वेश्चन टेक्निकली पूछ रहा है, अ कॉइल इज कनेक्टेड टू DC सप्लाई, अ कॉइल इज कनेक्टेड टू DC सप्लाई, अ कॉइल इज कनेक्टेड टू DC सप्लाई। एक कॉइल को अगर हम DC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं ऑफ 100 वोल्ट, करंट इज 2 एम्पियर, जो करंट है बच्चे वो हमारे पास 2 एम्पियर का है। The current is of 2 ampere. When the same coil is connected to AC source, अगर हम AC के साथ कनेक्ट कर देते हैं, E is equal to 100√2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। The current is 1 ampere. The current is 1 एम्पेयर, जो करंट है वो 1 एम्पेयर हो जाता है। याद रखना, ये जो करंट मेरे पास आ रहा है, जो टीचर बोल रहा है 1 एम्पेयर AC सर्किट का, ये कौन सा करंट होगा बच्चे, RMS। जब भी टीचर डिक्लेयर करेगा कि सर्किट में इतना करंट चल रहा है, वो RMS ही होगा। तो उसको ना तो बच्चा आपने पीक लेना, ना इंस्टेंटेनियस, ना एवरेज। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोल रहा है बच्चे, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को लगता है कि निकालना क्या। मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी कॉइल के साथ DC सप्लाई को जोड़ते हो, तो उस DC सप्लाई की वजह से ये सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि इंडक्टेंस तब ऑफर होती है जब आप वेरिंग करंट लगाते हो। ये 100 वोल्ट है, करंट आपके पास 2 एम्पियर है, तो इसके रेजिस्टेंस बच्चे 50 ओम है। अब इसी कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, बच्चे शाबाश बताओ, AC करंट में लगा, और हमारे पास AC सर्किट लगा तो दिया, E is equal to 100√2 साइन ऑफ ओमेगा टी।
और मुझे करंट मिल रहा है 1 एम्पियर का। रिमेंबर टीचर आपको ये नहीं बता रहा है कि ये करंट कौन सा, वो नहीं बताएगा, ये आपको देखना है, क्योंकि करंट चल रहा है तो ये करंट आपके पास क्या है बच्चे, आपके पास आरएमएस। ये अब अकेली कॉइल नहीं है, रेजिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि डीसी करंट इसमें ग्रो कर रहा था, और एल इसलिए है क्योंकि ये कॉइल है। यहां से मुझे एक बात बताओ कि ये मेरे पास करंट कौन सा है आपके पास, IRMS, वो किसके बराबर होता है बताओ, शाबाश, PRMS अपॉन किसके बराबर है, Z। अरे कान पे पड़ेगी खींच के यार, ये आपके पास सर्किट है तो इम्पीडेंस आ गया, तो ये 1 आ गया। VRMS 100√2 होगा, नहीं, VRMS कौन बच्चा बताएगा, क्या से आएगा, तो 100 डिवाइड बाय √2 हो जाएगा। ये 100 डिवाइडेड बाय Z, और Z आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि RL सर्किट है तो XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। टीचर मुझसे क्या पूछ रहा है, XL पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √, शाबाश बता दो, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर कर दो, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। रेजिस्टेंस हमने कितने के बराबर निकाली थी, देख के बताओ जरा, 50। तो हमारे पास XL का स्क्वायर प्लस ऑफ 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, और ये हमारे पास कितना आ गया बच्चे, ये हमारे पास 10,000। तो XL का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास √7500, ये 7500, हाँ 7500 माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 2500, तो XL इज इक्वल टू √7500। कौन बच्चा बताएगा कि 50 √75 into 10, जा काम कर, 50 निकाल जरा, 2500 इंटू 3, 50 √3 हो, ये yes sir, yes sir. बेटा ये क्वेश्चंस अब हमको यहाँ पर होने चाहिए। कल जब हम मिलेंगे बच्चे तो हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चे, याद रखना, वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ये चैप्टर बेटा, इस चैप्टर में जितना मेन कंटेंट था वो यहाँ तक था, क्योंकि अब आगे भी इसी पे चलेगा, यही इम्पीडेंस ट्राइंगल चलेगी, यही LCR सर्किट चलेगा, सब कुछ यही चलेगा। प्लीज बच्चे कल आधा पौना घंटा लगाकर आप इसको एक बार ही पढ़ लेंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर पूछें। सर आज का लेक्चर जल्दी अपलोड कर देना। ठीक है बेटा, ओके बच्चे।